हेलो एवरीवन। इथिक्स का चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इथिक्स के यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे इथिक्स की यूनिट 2 और यूनिट 2 में हम जानेंगे इथिकल थ्योरीज। इथिक्स की जो थ्योरीज हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ टर्म्स बोलूँगा जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे और आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। मुझे प्रोनाउंस करने में भी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप विश्वास रखिए, आपको मतलब पूरा समझ में आएगा उसका। और उससे आपका मेन मोटो क्या है कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आए तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी तरह भी, यही अपना टारगेट है। तो उसी टारगेट को अचीव करते हुए हम एक एक बेसिक टर्म्स को ध्यान से समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इथिकल थ्योरीज होती हैं। एक बेस्ट सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, वो एग्जाम्पल आपको जिंदगी भर याद रहेगा, उसी के बेसिस आपको थ्योरी हमेशा याद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इथिकल थ्योरी समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं अपना क्या कहते हैं, कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उनका मतलब क्या होता है। देखिए आपका कई बार पेपर में आता है वर्च्यू, मतलब पूछ रहे थे वर्च्यू क्या होता है। हिंदी में तो वर्च्यू तो मतलब कहते हैं सद्गुण, गुड हैबिट्स, एक तरह से कह सकते हैं। तो वर्च्यू इथिक्स क्या होता है। इथिक्स देखिए, जब भी बेसिकली जब मतलब बेस, इथिक्स का अगर बेस वर्च्यू है या मोरल करेक्टर है, दैट इज नॉन एज द वर्च्यू इथिक्स। ड्यूनोटोलॉजी, ड्यूनोटोलॉजी क्या होती है। ड्यूनोटोलॉजी का मतलब होता है जो भी ड्यूटी और प्रिंसिपल है आपके एक्शन के पीछे, आपका जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसके पीछे क्या ड्यूटीज हैं, क्या प्रिंसिपल है, दैट इज नॉन एज द ड्यूनोटोलॉजी। और टेलीरोलॉजी, जिसे यूटिलिटेरिज्म भी कहते हैं, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन। अब आ जाते हैं यूटिलिटरिज्म पे। यूटिलिटरिज्म पे मैं एक लाइन पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उसके बाद आपको एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करके आए। देखिए यूटिलिटरिज्म बोलता है बैलेंस नीड ऑफ सोसाइटी विथ नीड ऑफ इंडिविजुअल और प्रोवाइड मोस्ट बेनिफिट टू मोस्ट पीपल। अब सिंपल सी हिंदी भाषा में बात समझिए। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है। तो अब अपन को पता है, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट की बात करें या कोई भी एथिकल कंडीशन मैं ले लूँ, कोई भी एथिकल कंडीशन अगर आ गई प्रोजेक्ट में, सपोज एक डैम बन रहा है, एक डैम की साइड पे आप गए, डैम की साइड पे गए तो वहाँ पे एथिकल कंडीशन क्या आ सकती है। वहाँ पे एथिकल कंडीशन ये आ सकती है कि एक तरफ तो कई लोगों को इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो जाएगी, आसपास के जो वो भी गाँव है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, इरीगेशन के लिए प्रॉपर कैनाल नेटवर्क मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ क्या कहते हैं, एक तरह से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि डैम बनेगा तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा, जो उस एरिया में रह रहा है, तो जहाँ पे जो एरिया फ्लडेड होगा, बेसिकली वहाँ से लोगों को रिलोकेट करना पड़ेगा, वहाँ से उन लोगों को विस्थापित किया जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, ड्रॉबैक हो गया। लेकिन अब आप कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हो, आप यूटिलिटरिज्म पढ़ रहे हो। यूटिलिटरिज्म के अंतर्गत आप कोशिश ये करोगे कि यू हैव टू गॉट मैक्सिमम, यू गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। हो सकता है उसकी वजह से आपको कुछ लोगों को रिलोकेट करना पड़े, थोड़ा लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस अप्रोच, इस एथिकल कंडीशन का जो आंसर होगा वो ये होगा कि आप लोगों को रिलोकेट करेंगे, थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम आएगी, डिसएडवांटेज आएंगे, लेकिन आप डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि वो मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है। तो इसीलिए जो यूटिलिटरिज्म का कॉन्सेप्ट था वो आपको मैंने पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया ताकि आप समझ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ, हो सकता है आपके क्या कहते हैं लॉसेस हो रहे हों, लेकिन उन लॉसेस के साथ साथ आपके अगर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिल रहा है, देन यू हैव टू गो विद दिस प्रोजेक्ट, and that is the ethical condition, and that ethical condition is known as the utilitarianism। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक और स्टेटमेंट बोलूँगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। ड्यूटी इथिक्स और राइट इथिक्स में बोलते हैं। देखिए प्यूपल की ड्यूटी है, ड्यूटी इथिक्स की बात करूँ तो प्यूपल की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। पीपल की ड्यूटी है कि वो अपने, ये देखिए स्टेटमेंट के तौर पे आता है, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको मेन इसका जो अंदर का मतलब है वो समझ में आएगा। ड्यूटी इथिक्स कहता है कि पीपल की ड्यूटी है कि वो विच टू प्रोटेक्ट राइट्स, वो राइट को प्रोटेक्ट करे। और राइट इथिक्स, ड्यूटी इथिक्स समझ में आया। राइट इथिक्स का मतलब ये है कि पीपल्स के फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरों का काम है, देन अदर्स हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट, अदर्स हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। माने पीपल्स हैव फंडामेंटल राइट्स एंड दैट अदर्स हैव द ड्यूटी, उनकी ड्यूटी है कि वो उस राइट्स को प्रोटेक्ट करें।
ठीक है, तो ये अप्रोच आपका एक स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है ड्यूटी इथिक्स और ड्यूटी अपने राइट इथिक्स और ड्यूटी इथिक्स के बारे में, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। हमने इसे बहुत जनरलाइज फॉर्म में आपको बताया ताकि आपको समझ में आए। मैं स्टेटमेंट जानबूझ के आपको बोलता चल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये स्टेटमेंट तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन जानबूझ के आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये स्टेटमेंट के तौर पर ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, या हो सकता है रीजन असर्शन में मिल जाए। तो इसलिए मैं आपको उसका मतलब बताता चल रहा हूँ और स्टेटमेंट बोलता चल रहा हूँ ताकि आप उसके लिए तैयार रहें। अब देखिए 3 एथिकल थ्योरीज हैं, उनके बीच में डिफरेंस करना है। एथिकल थ्योरीज कौन कौन सी है? डियोनटोलॉजी, यूटिलिटेरियन एंड वर्च्यू एथिसिस्ट। तो अब मैं आपको एक और कंडीशन में लेके चलता हूँ। सपोज आप एक बैंक में गए, मैं अब बैंक का एग्जांपल छोड़िए, आप किसी एक ऑफिस में गए। ऑफिस में क्या हुआ, एक कलीग का मतलब उसका वो मेंटली अनस्टेबल है वो कलीग, वो उस कलीग ने क्या किया, अपने साथियों को मारना शुरू कर दिया। उसने वहीं पे ऑफिस के एक कर्मचारी को क्या किया, वो बना लिया, हॉस्टेज कंडीशन में ले लिया। अब वो उसे ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहा है और लगातार लोगों को मारता जा रहा है। तो एट दैट कंडीशन आप वहाँ के पुलिसमैन हैं, आप वहाँ पहुँचे हैं, साइट पे पहुँचे हैं, तो अब आपकी ड्यूटी क्या होगी? अब एथिकल कंडीशन, ये जो पूरा ऑल ओवर जो मैंने आपको ये व्याख्या की ना, ये एक एथिकल कंडीशन बन गई। और इस एथिकल कंडीशन से आप कैसे निकलोगे? तो देखिए, पहला अप्रोच तो डियोनटोलॉजी कहता है। डियोनटोलॉजी कहता है कि आप ह्यूमन शील्ड इनोसेंट है, आप उसे नहीं मारेंगे। इवन ये नेसेसरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बच सकती है उसे मारने से, तब भी आप नहीं मारेंगे। दैट इज डियोनटोलॉजी कॉन्सेप्ट। यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट में आपको पहले थोड़ी देर पहले डैम का एग्जांपल दिया था। आप ह्यूमन शील्ड और उसको क्या कहते हैं, जो भी किलर है, उन दोनों को ही आप न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें। वर्च्यू एथिसिस डिपेंड करता है कि उस समय का उसका मोरल और उसका मतलब उसका बात की जाए, उसका कैरेक्टर और मोरल बिहेवियर क्या है पुलिसमैन का, दैट टोटली डिपेंड ऑन वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स के बारे में मतलब ही मैंने आपको पहले बताया था। वर्च्यू इज ऑल अबाउट द गुड हैबिट्स, वर्च्यू इज अबाउट द गुड मोरल कैरेक्टर। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने यूनिट 2 खत्म कर ली। यूनिट 2 में यही इंपॉर्टेंट था, आपको यूटिलिटरिज्म का मतलब पता होना चाहिए, डियोनटोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए था, कितने टाइप की थ्योरीज होती हैं, क्या थ्योरीज के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। चलिए एक काम करते हैं, आज कुछ MCQs भी लगाते हैं। मेरे पास MCQ खुले रखे हैं, तो मैं आपको बता पाऊंगा, मैं आपसे पूछता चलूंगा, आप मुझे बताते चलिएगा, ठीक है। सपोज आप किसी PSU में आपका गेट का स्कोर अच्छा खासा रहा, आपने 73-74 मार्क्स स्कोर किया, आपकी गेट रैंक लग गई अच्छी खासी, आपको PSU मिल गया। PSU मिलने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप GET के तौर पे जाते हैं, ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के तौर पे, GET के तौर पे आप मतलब आपकी जॉब की स्टार्टिंग होती है किसी भी PSU में आप जाएंगे जब भी। तो उस PSU में आपने देखा कि एक आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, और अगर उसमें एक्शन इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसके लिए एक्शन लेंगे तो वो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए ऑप्शंस इन्होंने कई सारे दिए हैं। आप इग्नोर कर देंगे, आप मीडिया को इन्फॉर्म करेंगे, आप प्रमोट करेंगे अपने केवल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, अपनी कंपनी को प्रमोट करेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, और चौथा ऑप्शन जो है, आप बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ। तो इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे, लास्ट वाला आंसर है इसका, कि आप एक बैलेंस स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो अच्छा क्वेश्चन है, एक कंडीशन। देखिए कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। एक आदमी है, जो सपोज कोई भी नाम रख दीजिए, मिस्टर X है, वो किसी कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में क्लाइंट्स आते हैं, वो क्लाइंट्स को अपने रिलेटिव से जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसे रिकमेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो बिके। तो ओवरऑल इस कंडीशन को, ये एथिकल कंडीशन को आप क्या बोलना चाहेंगे? तो ये ओवरऑल कंडीशन जो है देखा जाए तो ये एक तरह की कैसी है कंडीशन, कैसी है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपनी जो आप अपनी पब्लिक लाइफ और जो अपनी जॉब, मतलब जो अपनी जॉब की लाइफ, जॉब और जो आपका पर्सनल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ को आप इंटरमिक्स कर रहे हो। पर्सनल लाइफ के थ्रू आप मतलब आप रिलेटिव को सपोर्ट करना चाह रहे हो बाय यूजिंग द ऑफिस, आप ऑफिस का गलत इस्तेमाल करके यूज करना चाह रहे हो। तो ये सब चीजें आपको, इस पॉइंट के थ्रू हम बोल सकते हैं, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब सिचुएशन अपन को क्लियर हो गई।
इसके बाद इन्होंने पूछा कि ये उसका जो भी मिस्टर एक्स है उनके एक्शन जो है अनइथिकल है। क्यों? क्योंकि मिस यूज ऑफिस फॉर पर्सनल गेन्स बिल्कुल सही, सेल्फ प्रमोशन तो वो कर ही नहीं रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट फॉर क्लाइंट, देखिए क्लाइंट का भी तो लॉस हो रहा है, क्लाइंट का क्या लॉस हो रहा है, अब क्लाइंट को बेहतर प्रोडक्ट मिल सकते थे लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं रिलेटिव्स के प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिए ताकि और कोई प्रोडक्ट मिल पाए ना मिल पाए, तो बेसिकली उसके लिए मतलब बोलते हैं ना छाटने की मतलब ऑप्शंस उसके पास कम हो गए। तो बेसिकली इससे इससे नुकसान किसे है? क्लाइंट को भी है और ऑफिस को भी है, क्योंकि ऑफिस की इमेज खराब हो रही है और ओवरऑल क्या कहते हैं सिस्टम को भी। तो ऐसी एथिकल कंडीशन से निकलना, ऐसी एथिकल कंडीशन आ जाए तो आप क्या आंसर देंगे, क्या करेंगे, ये मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बता चुका हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और, सपोज आप किसी लैब में काम करते हो, आप बढ़िया तरह से किसी लैब में काम कर रहे हो, आपने फाइनल रिजल्ट्स वगैरह कैलकुलेट किए, आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली, सब चीज़ें डाटा आपका आ गया। उसके बाद आपको कुछ समय जब आपका पूरी फाइल रिपोर्ट तैयार होगी तब आपको पता चल रहा है कि डाटा में कुछ इनएक्यूरेसी है, थोड़ा सा डाटा इनएक्यूरेट है, कहीं कहीं मिस्टेक हुई है डाटा में। तो आप चाहो तो इग्नोर करके अपना फाइल सबमिट कर सकते हो, बच सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, या आप उसे आप इंश्योर कर सकते हो कि आप उस चीज़ एक्यूरेसी को देखो, दोबारा से काम को करो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आप बेसिकली अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपका एक्शन अनइथिकल है, क्यों? क्योंकि अनइथिकल इसलिए है क्योंकि आपने फाइल सबमिट कर दी, आपने एक्यूरेसी के बारे में इंक्वायरी नहीं की, तो ये एक्शन आपका अनइथिकल हो जाएगा। लेकिन इथिकल कंडीशन कैसे आ जाएगी? एथिकल कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि आपने डाटा को फिर से रीएग्जामाइन रीचेक किया और रीचेक करके आपने फाइनली क्या कहते हैं जो भी आपका जो रिजल्ट है जो आने चाहिए प्रॉपर एक्यूरेट, वो आपने निकाल लिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको अच्छा सा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको मतलब पता होने चाहिए, ठीक है? तो मतलब अगर आपको पता होंगे तो आप आराम से टिक कर लोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? मैं आपको एक आध और क्वेश्चन बता देता हूँ कि हाँ, अब देखिए कई बार ये कंडीशन बनती है, ये इस एग्जाम्पल में भी आपको मज़ा आएगा। देखिए बात ये है कि आपका सपोज कोई एक फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके हेड से लगातार ब्लड बह रहा है, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने बोला तुरंत ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, आपका फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं वो ये नहीं करवाएगा, वो बाकी ट्रीटमेंट लेने, वो इतना होश में है, ही इज इनफ ओके टू टेक डिसीजंस, मतलब वो इस कंडीशन में है कि वो डिसीजंस ले सकता है, लेकिन वो डिसीजन और डॉक्टर का काम है सामने वाले पेशेंट की जान बचाना, और वो तभी बच सकती है जब वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, जो ट्रीटमेंट वो लेना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है इसे कहते हैं एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा को मैं ऐसे बताऊं, अगर एक डेफिनेशन के तौर पे बताऊं कि टाइप ऑफ एथिकल इश्यू अराइज जब अवेलेबल चॉइसेस जो हैं और ऑब्लिगेशन जो है स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई भी एथिकल आउटकम नहीं आ रहे, मतलब आप कुछ भी कर लो, डॉक्टर कुछ भी कर ले, वो एक एथिकल आउटकम नहीं लेके आ पाएगा, क्योंकि पेशेंट तो मना कर रहा हो, पेशेंट इज इन सेंस, पेशेंट सेंस में है कि वो हाँ या नहीं में उत्तर दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन जब जनरेट होती है इसी को कहते हैं एथिकल डायलेमा। तो ये आप याद रखिएगा। तो आज हमने काफ़ी टर्म्स से देखे, एथिकल डायलेमा देखा, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा, और इसके साथ ही साथ हमने एथिकल थ्योरीज पढ़ ली। तो हो सकता है इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिले, प्रैक्टिस करते रहिए, इसके एमसीक्यूज बहुत सारे हैं अवेलेबल, आराम से हो जाते हैं, एथिक्स की प्रैक्टिस करिए आप अच्छी तरह से। कल हम बात करेंगे एनर्जी और एनवायरनमेंट की सेकेंड यूनिट की। धन्यवाद, शब्बा खैर।